हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम आज अपनी इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर में जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उनमें अध्ययन करेंगे। हमारा जो आज का पेपर है वह है पर्यावरण शिक्षा। इससे पहली वीडियो में हमने पर्यावरण शिक्षा में अध्ययन किया था और हमने वन पारितंत्र टॉपिक पर अध्ययन किया। सो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है मरु पारितंत्र, डिजर्ट फॉर इकोसिस्टम। हम आज अपने जो मरु पारितंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं हम किसे मरु पारितंत्र कह सकते हैं। सामान्यतः मरुस्थल या रेगिस्तान वे भूभाग होते हैं जहां बहुत गर्म, बहुत ठंडे भी, यानी कि जो स्थान बहुत गर्म और बहुत ठंडे होते हैं उन्हें बंजर और कम वर्षा के क्षेत्र में आते हैं। यानी कि जो हमारा मरु पारितंत्र है वह स्थान है जहां पर भूमि कैसी होती है, बंजर होती है। वहां पर किसी भी प्रकार के वनस्पति नहीं उग पाती है और वहां बहुत अधिक गर्मी होती है। दिन के समय क्या होगी, वहां पर बहुत अधिक गर्मी होती है और रात को वहां जितनी अधिक गर्मी होती है इतनी ही अधिक ठंडी भी होती है, यानी कि ठंड भी पड़ती है। वास्तव में ठीक ऐसा नहीं है। इनकी भी विशेष बनावट होती है और इनकी मिट्टी में भी कोई न कोई गुणवत्ता स्पष्ट रूप से रहता है या स्पष्ट रूप से रहती है। नीचे और बहुत नीचे पानी की भी कोई स्रोत अवश्य रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी रेगिस्तानी एरिया है या मरुस्थल है वहां पर उस मिट्टी में कोई भी गुणवत्ता नहीं होगी। नहीं, कुछ ना कुछ गुणवत्ता रहती है और पानी की भी यानी कि मिल जाता है। बस ये मान लीजिए कि वहां पर मरुस्थल एरिया में पानी जल्दी से नहीं प्राप्त होता बल्कि बहुत गहराई में रहता है, जिस कारण भारी मात्रा में तो नहीं बल्कि कुछ विशेष प्रकार के पौधे और पशु वहां रहते हैं। यानी कि इसी कारण से वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा पौधे होंगे या बहुत अधिक पशु पक्षी होंगे। नहीं, कुछ पौधे और कुछ पशु पक्षी रह पाते हैं और फलते फूलते भी हैं, यानी कि जब वह वहां रहेंगे तो वह फले फूलेंगे भी। इसी आधार पर भूवैज्ञानिक मरुस्थल की अलग अलग परिभाषाएं निम्न प्रकार से देते हैं। यानी कि हमारे जो भूवैज्ञानिक है वह जो हमारे मरुस्थल है वह उनको अलग अलग प्रकार से बताते हैं या अलग अलग प्रकार से उन्हें परिभाषित करते हैं। नंबर 1, मरुस्थल का केवल 10 से 20% सॉरी वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। यानी कि हम मरुस्थल उसे कह सकते हैं जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर तक, यानी कि केवल कितने सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है, 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती हो। यानी कि ऐसा स्थान जहां पर वर्षा जो है वह केवल वर्षा वहां पर 25 सेंटीमीटर तक ही होती है, ऐसे स्थान को हम मरुस्थल या मरु पारितंत्र कह सकते हैं। वह स्थान जहां पौधे और वनस्पतियां उग नहीं सकती हो। यानी कि हमारे कुछ भूवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हम मरुस्थल किसे कहेंगे, मरुस्थल किसे कहेंगे, वह स्थान जहां पौधे और वनस्पति ना उगती हो। यानी कि ऐसे भाग को भी हम क्या कहेंगे, मरु पारितंत्र कहते हैं। और नया पॉइंट है हमारा, जहां की मिट्टी शुष्क हो और
ये दूसरा था, ये तीसरा, जहां की मिट्टी शुष्क हो, यानी कि नमी वाली मिट्टी ना हो। हमारे जो भूमनोवैज्ञानिक है इस बात को कहते हैं कि हम मरुस्थल उस एरिया या उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, जहां पर वहां पर पौधे व वनस्पति ना होते हो, यानी कि मैं ये यहाँ वह भी देता हूँ, वह वनस्पति न होते हो, और जहां की मिट्टी शुष्क हो। तो ऐसे क्षेत्रों को हमारे जो भूवैज्ञानिक है वह मरुस्थल की संज्ञा देते हैं या मरुपाली तंत्र कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इन सभी को मिलाकर मरुस्थल को व्यक्त कर देते हैं, यानी कि जो कुछ मनोवैज्ञानिक है वैज्ञानिक है वह इन ये जो तीनों पॉइंट है इन सभी को मिलाकर कह देते हैं। या एक स्थूल परिभाषा निम्न प्रकार देते हैं, रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र है जहां कम वर्षा और शुष्क मिट्टी के कारण किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं होता है। क्या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र है, हम एक परिभाषा लिखते हैं, रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र हैं जहां शुष्क मिट्टी कम वर्षा के कारण किसी प्रकार का कोई उत्पाद नहीं होता है, या किसी तरह का नहीं होता है। यानी कि हम एक परिभाषा से इस प्रकार कह सकते हैं, हम रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों का कह सकते हैं जहां शुष्क मिट्टी कम वर्षा के कारण किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पाद न हो, ऐसे स्थान को हम मरुपाली तंत्र कह सकते हैं। अधिकतर रेगिस्तान गर्म जलवायु में ही होते हैं, यानी कि जहां पर जलवायु गर्म होगी वहीं पर रेगिस्तान का निर्माण होता है। लेकिन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास ऐसे ठंडे रेगिस्तान भी है जहां पर नमी तक जम जाती है, यानी कि नमी जो होती है वह भी जम जाती है और किसका रूप ले लेती है, बर्फ का रूप ले लेती है, और किसी प्रकार की वनस्पति के उगने की कोई संभावना ही नहीं हो सकती। यानी कि जब बहुत ठंडा एरिया है जहां पर सूर्य का प्रकाश भी बहुत कठिनाई से पहुंचता है, तो वहां पर क्या होगा, जो नमी होगी वह जम जाएगी और वह बर्फ का रूप ले लेगी, और वहां पर भी कोई भी वनस्पति बहुत कठिनाई के साथ भी नहीं उग पाती है। क्या आपने देखा है कि जो हमारे ग्लेशियर है, आर्कटिक महासागर है या अंटार्कटिका है, वहां पर कोई किसी प्रकार की वनस्पति होती है? नहीं, वहां किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं होती है। लेकिन वहां कुछ समय के लिए जब सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है तो एक लीची नाम की घास होती है जो वहां उग जाती है, और जो वहां पर जो पशु है रेडियर, वह उस घास को खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। मरुस्थलों की उपयोगिता या विशेषता।
विशेषता होती है। नंबर 1, मरुस्थल का केवल 10 से 20% तक ही ऊपरी आवरण पर रेत है, यानी कि हमारा जो मरुस्थल है उस पर कितना है, 10 से 20% तक ही जो ऊपरी परत है, यानी कि ये जो हमारी ऊपरी परत है इस पर क्या है, रेत है, तक ही रेत है। नीचे क्या है, मिट्टी होगी। शेष भाग में बजरी, कंकड़, पत्थर, पर्वत खंड और अनेक प्रकार की मिट्टी होती है, यानी कि जो 10 से 20% के बाद का जो शेष भाग होता है उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, बड़े बड़े भूखंड होते हैं और मिट्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतर रेगिस्तान की मिट्टी बहुत शुष्क होती है, जिससे उस पर सामान्य उपज संभवतः नहीं है, यानी कि क्योंकि जब मिट्टी वहां की शुष्क होगी, सूखी मिट्टी होगी, तो वहां किसी भी प्रकार की जो उपज है या पैदावार है वह नहीं हो पाती है। कुछ मरुस्थलों को मिट्टी में अनेक प्रकार के लवण खनिज तथा यूरेनियम जैसे दुर्लभ पदार्थ मिल जाते हैं, यानी कि कुछ मरुस्थल ऐसे हैं जिनमें बहुत दुर्लभ पदार्थ होते हैं, वह भी मिल जाते हैं। भारी मात्रा में तेल व प्राकृतिक गैसों के भंडार भी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, यानी कि जो हम तेल यूज करते हैं, जैसे कि फ्यूल ईंधन है, जो जितना भी जलाऊ ईंधन आपका पेट्रोलियम हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, ये सभी हमें रेगिस्तान में प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सी गैसें हैं जो वो भी हमें कहां से मिल जाती हैं, प्राकृतिक गैसें हैं, वह भी हमें रेगिस्तानों से प्राप्त हो जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कहीं कहीं मरुस्थलों का होना मरुस्थलों में पानी की उपलब्धता का संकेत देता है। सॉरी, यानी कि कहीं कहीं पे मरुधानों का होना, वो मरुस्थलों कहा था ना, मरुधानों का होना क्या करता है, हमें पानी के संकेत देता है वहां पर मरुस्थलों में, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे जब हम देखते हैं मरुधानों में अलग प्रकार के बगीचे पाए जाते हैं। कहीं कहीं मरुधानों का होना मरुस्थलों में पानी की उपलब्धता का संकेत देता है, यानी कि छोटे छोटे कहीं कहीं पर बाग नजर आ जाता है, वनस्पतियां मिल जाती है, घास के मैदान मिल जाते हैं, जिन्हें मरुधान कहते हैं, तो वह हमें क्या संकेत देते हैं कि यहाँ पर पानी की उपलब्धता है, तभी तो वह वहां पर पनप रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि मरुस्थलों में भी पानी मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेगिस्तान में प्राकृतिक रूप से बनने वाले मिट्टी के छोटे, यानी कि धीरे धीरे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं, यानी कि रेगिस्तान में क्या होता है, छोटे छोटे मिट्टी के टीले बनते चले जाते हैं कि हवा अपने साथ बहुत तेज गति के साथ जब चलती है तो यहाँ से कण उठाए आगे छोड़ दिए, जिससे कि वहां पर मिट्टी के छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्तूप के नाम से पुकारते हैं, और वह आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं, और वहां पर जो पर्यटन है उन्हें देखने के लिए अधिक मात्रा में जाते हैं। मरुस्थल में जनजीवन स्थिति, यानी कि मरुस्थल के अंदर जनजीवन की कैसी स्थिति है ये देख लेते हैं हम। शुष्क मिट्टी, पानी की कमी, तेज गर्मी आदि सभी के वनस्पति उत्पादन प्राय नगण्य सा रहता है, क्योंकि वहां क्या है, शुष्क मिट्टी है, क्या है, तेज धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, पानी की कमी है, इसीलिए वहां पर जो वनस्पति का उत्पादन वह नगण्य रहता है। फिर भी इस स्थिति में कुछ लोग अपने जीवन यापन के लिए भोजन तथा पीने और उत्पादन के लिए पानी की व्यवस्था कर ही लेते हैं। ऐसी स्थिति में भी वह बहुत ज्यादा मेहनत करने के साथ साथ में इन सब चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। पानी के लिए 100 से 200 मीटर नीचे तक कहीं ना कहीं कोई स्रोत मिल जाता है, वहां पर अधिक गहराई में जैसे जैसे जाएंगे तो पानी का कुछ ना कुछ स्रोत प्राप्त हो ही जाता है। बहुत तीव्र गर्मी में ये यहाँ से पलायन भी कर जाते हैं, जैसे जैसे वहां पर अधिक गर्मी पड़ेगी
जैसे ही वहां पर दोबारा से वायु अनुकूल होती है, मौसम सही होता है, तो वह दोबारा फिर वहीं पर आकर बस जाते हैं। लोमड़ी भेड़िया जीवों में बड़े कीड़े, मकड़ा, सांप, अजगर, पक्षी, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया मिल जाते हैं। यानी कि इस प्रकार के वहां पर जीव भी मिलते हैं। बड़े जानवरों में ऊंट विशेष रूप से इस वातावरण में रह सकता है, क्योंकि ऊंट का क्या है, वह एक बार पानी पीकर काफी दिन तक पानी की आवश्यकता नहीं समझता, और ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, जो कि वहां पर अधिक मात्रा में वजन को उठाने का काम करते हैं। लोग बाग वहां पर ऊंट से ही अपना जो वजन वगैरह होता है उसको उठवाते हैं। ऊंट काफी दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है, इसीलिए वहां पर जो बड़े जानवर हैं उनमें ऊंट मुख्यतः पाया जाता है। सो गाइस, हमारा जो मौलुकाली तंत्र था यह टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। हम अपने नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। आप सभी का तब तक के लिए धन्यवाद।